प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिहला पर स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं कि भारत की जो मुख्य फसलें, मैंने लिखा कि भारत की मुख्य फसलें, ये 10th SS 10 भूगोल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हम विस्तार से व्याख्या करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है। आज हम मुख्य 6 फसलों के बारे में वर्णन करेंगे। ऐसे एक संकेतक बना लेते हैं। यहाँ पर संकेतक के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ कौन सी फसल होती है। ये हम देखेंगे। नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे टी यानी चाय। चाय कहाँ कहाँ पैदा होती है। फिर उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे हम यानी रबड़। रबड़ कहाँ कहाँ पैदा होता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 3 हम लिखेंगे कहवा की। कहवा, कहवे को क्या बोला जाता है, एक तरह से कॉफ़ी भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ इसके अंदर मैंने लिख दिया है, कॉफ़ी भी बोला जाता है इसको। और फिर उसके बाद नंबर 4 पर कौन सी फसलें हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पटसन। पटसन को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, जूट भी बोलते हैं यानी जूट। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम संकेत भी लिख देते हैं एक बार, क्या है संकेत के अंदर। और उसके बाद पटसन के बाद नंबर 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं गेहूँ। गेहूँ को कनक भी कहा जाता है पटसन के लिए, एक तरह से पी, और गेहूं के लिए W शब्द लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम एक फसल का और नाम लिख देते हैं। 6 नंबर कपास यानी कपास। इसके लिए हम एक तरह से कपास के लिए क्या लिखें, हम ये संकेत बना देते हैं अलग से। तो ये मुख्य संकेतक हैं जो हमने विभिन्न फसलों के लिए बनाए हैं। हम अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भारत के अंदर कौन सी फसलें कहाँ पाई जाती हैं, उनको हम देखेंगे, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा भाग कहाँ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये देश का पूर्वी भाग है, ये देश का उत्तरी भाग है, ये देश का दक्षिणी भाग है, और ये भाग पश्चिमी है। मानचित्र के ये संकेतक हैं, मतलब ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये उत्तरी है, और ये पश्चिमी भाग है इसमें। तो ये छात्र छात्राओं, प्राय हम चाय के बारे में पढ़ते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि चाय एक पेय फसल है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि चाय कैसी फसल है, यानी पेय फसल है 2 प्रकार की। एक तो कहवा यानी जिसको हम कॉफ़ी बोलते हैं, और चाय, ये दोनों पेय फसलें हैं। पेय फसलें क्यों हैं, क्योंकि हम इनको एक तरह से चाय बना करके या कॉफ़ी बना करके पीने का काम करते हैं, जो शरीर में चुस्ती पैदा करती हैं, इसलिए। और जो चाय है वो कहाँ कहाँ पैदा होती है, इसके बारे में विस्तार से हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे जो पर ज़्यादा चाय पैदा होती है वो ये असम राज्य है, यहाँ पर मेघालय राज्य है, और कुछ दार्जिलिंग है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का यहाँ पैदा होती है। मैं नंबर 1 तो यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, टी यहाँ पर लिख दिया मैंने। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम असम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने टी, ये मेघालय है जहाँ पर चाय पैदा होती है। यहाँ भी मैं एक तरह से संकेत कर देता हूँ यानी मेघालय। ये वही मेघालय है जिसको मेघ प्लस मालय यानी मेघों का घर कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात वाले क्षेत्र चेरापूंजी और मौसिनराम है। वर्तमान में मौसिनराम है। एक वीडियो में हमने बताया था कि किपनुमा पहाड़ियों के कारण वहाँ 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ उन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में यानी जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर भी बढ़िया क्वालिटी की चाय पैदा होती है। और उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ज़िला है जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर के अंदर चाय पैदा होती है। यहाँ पर एक तरह से HP लिख देता हूँ मैं। HP का तात्पर्य है हिमाचल प्रदेश, समझ जाए, मैंने बोल के भी बता दिया है। इसके अतिरिक्त प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर नीलगिरी और चगाई की पहाड़ियों का विस्तार है ऐसे, यानी
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के जो बॉर्डर हैं आपस में टच होते हैं, वहाँ पर नीलगिरी और चगाई की पहाड़ियाँ हैं। उन नीलगिरी और चगाई की पहाड़ियों में भी चाय पैदा होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ संकेत देता हूँ, यानी नीलगिरी प्लस चगाई, इस तरह की पहाड़ियाँ हैं जहाँ ये एक तरह से चाय पैदा होती है। ये तो थे मुख्य भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र, जहाँ जिनका हमने यहाँ पर वर्णन किया है। कुछ कुछ चाय यहाँ मेघालय मणिपुर के क्षेत्रों में भी पैदा होती है। कुछ कुछ बागान नागालैंड और मिजोरम में भी आ गए हैं, ये ध्यान रखें यहाँ पर। और कुछ बाग आजकल सिक्किम में भी लग गए हैं, ये ध्यान रखें। सिक्किम यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, नागालैंड यहाँ पर है, और मणिपुर यहाँ पर है, और मिजोरम ये है, और त्रिपुरा ये है। त्रिपुरा के अंदर भी चाय पैदा होती है, ध्यान रखें। लेकिन हमने मेजर पॉइंट पकड़े हैं असम, दार्जिलिंग, मेघालय, नीलगिरी चगाई यानी तमिलनाडु और कर्नाटका में, और पालमपुर हिमाचल प्रदेश यहाँ। इस प्रकार ये हमारा एक हो चुका है। नंबर 2 है रबड़। कुछ लोग सोचते हैं कि रबड़ क्या होता है। देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाय का वर्णन भी कर देता हूँ प्रिय बच्चों, कि चाय जो है वो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके ऊपर बहुत चमकीली हरी पत्तियाँ लगती हैं। प्राय इसकी पत्तियों को चूट चूट के, यानी उनको तोड़ तोड़ करके धूप में सुखा दिया जाता है, और तेज धूप के कारण वो सिकुड़ करके ऐसे यानी वो सिकुड़ जाती है, और उससे चाय पत्ती का दाना बन जाता है, जिसको हम उबाल करके दूध या चीनी डाल के पीते हैं। चाय के जो बागान होते हैं वो प्राय ढलानी पहाड़ों पर ऐसे होते हैं। ढलानों पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि चाय का पौधा अत्यधिक पानी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, लेकिन नमी बनी रहनी चाहिए। 350 से 400 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए बहुत, और इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी तेज धूप होनी चाहिए। इतनी तेज धूप और एक तरह से उमस भरा मौसम होगा, और सुबह शाम इसके बागों में यदि कोहरा सा छाया रहेगा तो इसके लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ओस गिरना भी उत्तम माना जाता है। इसको प्राय महिलाओं को लगाया जाता है, क्योंकि महिलाएं सस्ता श्रमिक होती हैं। इसकी सारी चुनाई जो है वो हाथ से करनी पड़ती है, और इसके लिए एक तरह से ये जो कार्य हैं वो मेहनत भरे होते हैं। प्राय इसको बड़े बड़े बागानों में लगाया जाता है। तो ये तो चाय की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी थी जो हम लिख सकते हैं। करीबन इसके लिए 30 से 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्तम माना जाता है, और वर्षा मैंने बता दी है। इसके लिए पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए, जल निकासी वाली। यानी जल निकासी का तात्पर्य क्या है कि उसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, पानी बह जाना चाहिए, और नमी बनी रहनी चाहिए। ये था। उसके बाद रबड़ है। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, प्राय गर्मी में पैदा होता है। रबड़ क्या है? रबड़ एक पौधा होता है, और उसके तने के अंदर कुल्हाड़ी या किसी यंत्र से वार करके उसका दूध निकाला जाता है, और उस दूध को पात्रों में इकट्ठा करके उद्योगों में भेज करके विभिन्न रसायन मिला करके उससे रबड़ बनाए जाते हैं। जैसे ट्यूब, टायर या दूसरे प्रकार की जो रबड़ की चीज़ें हम देखते हैं वो इससे बनती हैं। रसायन डाल के इसको बहुत उपयोगी और मजबूत बनाया जाता है। रबड़ एक प्राकृतिक स्रोत होता है, इस पौधे के दूध से प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय होता है प्राय, और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। प्राय दक्षिण के 3 राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रबड़ पैदा होता है: केरल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये हम देखेंगे कि रबड़ कहाँ पैदा होता है। देखिए, ये दक्षिणी भारत के राज्य यहाँ से मिट जाते हैं। ये देखिए, ये तमिलनाडु का भाग है प्यारे बच्चों, ये केरला का भाग है यहाँ, और ये एक तरह से कर्नाटका का भाग है। तो इस भागों में एक तरह से रबड़ पैदा होता है। मैंने यहाँ पर संकेत करके बता भी सकता हूँ, बताने की जरूरत भी नहीं होगी शायद। ये तमिलनाडु है यहाँ पर, और ये यहाँ पर केरला है, ऊपर के भाग में कर्नाटक है। यानी दक्षिण के इन भागों में रबड़ के बागान बड़ी बहुतायत में पाए जाते हैं। ये तो था रबड़। उसके बाद अगला है कहवा, जिसको हम कॉफी भी बोलते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, जो कि प्राय हमारे दक्षिण भारत में बुदन की पहाड़ियों में सबसे अधिक उगाया जाता है। और एक तरह से ये भी एक पेय फसल है, जिसका बहुत ही बारीक महीन चूर्ण बना करके
उपयोग किया जाता है। प्राय पहाड़ी ढलानों में लगाया जाता है। पहाड़ी ढलानों का तात्पर्य है जो पहाड़ियाँ उठ कर लेती हैं, सीधी धूप नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। ये दूसरे पौधों की छाया में लगाया जाता है, जैसे रबड़ के बागानों में रबड़ के जो पौधे होते हैं उनकी छाया में लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सीधी धूप से बचे, अन्यथा पौधा खराब हो जाता है। पहाड़ी ढलानों में इसलिए लगाया जाता है, वहाँ तेज आंधी तूफान से इसके बचाव हो जाता है, अन्यथा इसका फल झड़ जाता है, इसलिए वहाँ इसकी सुरक्षा हो जाती है। ये काफ़ी मेहनत की खेती है। पहाड़ी ढलानों में कम उपजाऊ में इसकी कृषि होती है। प्राय लाल लैटेराइट मिट्टियों में इसकी वो होती है और वहाँ रासायनिक खाद डाल करके इसका उपयोग किया जाता है। प्राय इसके ऊपर पकने पर इसमें बीज होता है और बीज को चुन करके उसको बारीक पीस करके ही इसको कॉफ़ी के तौर पे प्रयोग किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील माना जाता है। भारत का भी काफ़ी अच्छा विकास इस उद्योग में हुआ है। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉफ़ी कहाँ है। भारत में कॉफ़ी एक ही जगह पैदा होती है, वो भी यहाँ दक्षिणी भारत में जो नीलगिरी और चगाई की पहाड़ियाँ हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, के का मैंने संकेत दे दिया है 2-3 जगह पर। तो ये क्षेत्र भी कॉफ़ी के हैं। यानी यहाँ पर क्या क्या पैदा होता है, रबड़ के क्षेत्र ये हैं, ये ध्यान दें। और दूसरा यही क्षेत्र एक तरह से कहवा क्षेत्र भी है, ये कहवा क्षेत्र। और 3 राज्य हैं वह कौन से हैं, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। इसको हम ध्यान कर लेंगे। उसके बाद है पटसन। पटसन जिसको हम जूट भी बोलते हैं। सबसे पहले जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी कलकत्ता के पास। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। जूट क्या है, एक प्राकृतिक पौधा है जिसकी त्वचा उतार करके रस्सियाँ, बोरियाँ, टाट या दूसरे संयंत्र जो है वो बनाए जाते हैं। संयंत्र नहीं, पदार्थ यानी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है कि जो हम ये लिखते हैं, जो पटसन है यानी जूट है, इसको जूट भी कह सकते हैं। इसका बहुत है जो एक तरह से जो वो क्या बोलते हैं इसको उद्योग है, वो प्राय पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के अंदर ही हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल का भाग है और ये उड़ीसा का भाग है। कुछ कुछ भाग इसका एक तरह से बिहार में भी है और यहाँ असम में भी है। ये कुछ भाग हैं। इस मानचित्र को हम ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। एक तरह से ये तो जूट था, हमने इसको देख लिया है कि जूट को ही पटसन कहा जाता है। और उसके अतिरिक्त क्या है, इससे प्राय रस्सियाँ इत्यादि भी बांटी जाती हैं। और ये उष्ण कटिबंध का पौधा होता है, दलदली भूमि में ज़्यादा होता है। इसको साफ करने के लिए प्राय बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए प्राय गंगा, हुगली जैसी या स्वर्ण रेखा नदी है, दामोदर नदी है, उनके किनारों पर जूट के सबसे बड़े उद्योग पाए जाते हैं। बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी पर भी इसके उद्योग विकसित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से। असम में भी कुछ भागों में जूट का उत्पादन होने लगा है। अगला है गेहूं। गेहूं जो है वो दुनिया की एक दूसरी खाद्यान्न फसल है चावल के बाद, और भारत का एक बहुत अच्छा अग्रणी स्थान जो है विश्व में उत्पादन में हो गया है। कि एक तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि गेहूं का उपयोग एक तरह से रोटी, ब्रेड इत्यादि के तौर पे किया जाता है। और गेहूं जो है वो एक शीत कटिबंध का पौधा है। शीत कटिबंध का तात्पर्य है कि यह शीत ऋतु में पैदा होने वाला है, यानी सर्दियों में। प्राय इसको नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है और एक तरह से मार्च के अंत या अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसके लिए कम से कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, अधिकतम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक तरह से कोहरा भी बहुत उत्तम माना जाता है क्योंकि उससे उसका फुटाव अच्छा होता है। इसके लिए वर्षा न होने पर कम से कम 5 से 6 सिंचाइयों का प्रबंधन होना चाहिए। और इसके लिए खेत बिल्कुल समतल होने चाहिए। दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। कहीं कहीं काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी में भी इसको उगाया जाता है। और इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन इसके लिए जब लगभग इसके ऊपर बाली आ जाती हैं, पकने को तैयार हो,
लगभग फरवरी मार्च के महीनों में तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, अचानक तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। आंधी तूफान ओलावृष्टि इसके लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। इसी कटाई के लिए प्राय बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए प्राय बड़ी बड़ी हार्वेस्टर या कंबाइन मशीनों का उपयोग किया जाता है और इसे पशुओं का चारा यानी भूसा जिसको तूड़ी बोलते हैं, तूड़ा बोलते हुए प्राप्त होता है। और एक तरह से भारत आज गेहूं में इतना आत्मनिर्भर ही नहीं हो गया हरित क्रांति के कारण के, बल्कि उसको विदेशों में बड़ी मात्रा में गेहूं भेजने में लगा है। आज की ही करंट जानकारी है कि 40 ट्रक जो है वो गेहूं भारत ने अफगानिस्तान को भेजे हैं। आज की ही ताज़ा खबर है ये। और आगे क्या है गेहूं की, गेहूं जो है वो कौन से राज्यों में पैदा होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पंजाब राज्य है। यहाँ पर तो पंजाब को एक तरह से भारत की गेहूं की टोकरी या गेहूं की रोटी का पिटारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पंजाब में पूरे भारत का सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है और दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। ये देख सकते हैं कि ये गेहूं के लिए एक तरह से पंजाब है ये, और उसके बाद हरियाणा है, और कुछ कुछ भाग हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल के भागों में भी होने लगा है, कुछ जम्मू के क्षेत्रों में भी गेहूं होने लगा है। एक बेल्ट राजस्थान की तरफ आ जाती है। इस तरह से जो इंदिरा गांधी नहर है वहां से हनुमानगढ़ गंगानगर जैसे जिलों में, और एक पतली ही बेल्ट गुजरात की तरफ भी आ जाती है गेहूं उत्पाद की, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ बिहार और कुछ कुछ भाग बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी गेहूं चला जाता है। आजकल कुछ ऐसी वैरायटी आ गई हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आजकल गेहूं पैदा होने लगा है, क्योंकि ये क्षेत्र शीत के क्षेत्र में आते हैं। तो ये गेहूं के राज्य थे, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ भाग राजस्थान का, कुछ कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी गेहूं आजकल पैदा होने लगा है, शीत वाले क्षेत्रों जो समुद्र से दूर हैं। लेकिन ज़्यादातर एक तरह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। कुछ कुछ बंगाल बिहार के प्रांत में पैदा होता है, कुछ राजस्थान, और एक तरह से राजस्थान के भी बहुत बड़े भाग में आजकल गेहूं पैदा होने लगा है। वहाँ पर सिंचाई के स्रोत बदल गए हैं, प्राय ड्रिप सिस्टम या फुहारा पर विधि उपयोग करने लगे किसान। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग गेहूं निर्मित करने लगा है एक तरह से। दूसरा फिर क्या है? कपास। कपास को एक तरह से रेशेदार फसल बोलते हैं, क्योंकि यह रेशा देने वाली होती है। इसकी भारत में 2 वैरायटी उगाई जाती हैं। एक देसी कपास अपेक्षाकृत यही का उत्पादन कम होता है और इसका रेशा लंबा नहीं होता। यह प्राय सूती वस्त्रों के लिए उपयोग होती है। एक अमेरिकन लंबी रेशे वाली कपास होती है। ये जो अमेरिकन कपास होती है अपेक्षाकृत इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, भाव अच्छा होता है, इससे प्राय मजबूत वस्त्र बनते हैं। आजकल भारत के अंदर देसी कपास के क्षेत्र घट के एक तरह से जो अमेरिकन कपास है उसके क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कपास एक तरह से इसे वस्त्र, एक तरह से धागा इत्यादि बनाने का काम होता है। और किन किन राज्यों में यह होती है, प्राय इसको जो भाग है वहाँ कब उगाया जाता है? इसको मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में उगाया जाता है। अक्टूबर, नवंबर के महीनों में इसको काट लिया जाता है। इसके पौधे के लिए ज़्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए काली मिट्टी बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उसमें नमी देर तक बनी रहती है। और इसके लिए दोमट मिट्टी जिसको जलोढ़ बोलते हैं वो भी उत्तम मानी जाती है। कई क्षेत्रों में सिंचाई से रेतीले राजस्थानी क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन आजकल होने लगा है। और कपास के लिए उच्च तापमान जरूरी है, यानी कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, और उष्ण कटिबंध की जलवायु इसके लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उससे पौधा अच्छा फलता फूलता है। जब इसके ऊपर फाहे खिलने लगते हैं फल आने के बाद, यानी कपास, उसकी चुनाई करते समय प्राय महिलाओं को लगाया जाता है, क्योंकि ये मेहनत का काम होता है। वे एक सस्ता श्रम होती हैं चाय के बागानों की तरह ही। और कपास के लिए जो है वो सीधे तौर पर जब फाहे आ जाते हैं तो तेज बारिश, हवाएं इत्यादि नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इसमें हानि हो जाती है। ये तो थी कपास की कुछ बातें, और इसके लिए कम से कम 5 से 6 सिंचाइयाँ हो, वर्षा नहीं है। और यदि वर्षा है तो वो 150 मीटर तक, 100 से 150 उत्तम मानी जाती है। अधिक वर्षा में प्राइस के पौधे खराब हो जाते हैं, वो उत्तम नहीं मानी जाती। ये कपास के बारे में जानकारी। किन राज्यों में कपास होती है? सबसे पहले 3 राज्य इसके पिटारे हैं, काली मिट्टी वाले जो ट्रैप यानी क्षेत्र हैं, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। वहीं सबसे अधिक इसके कारखाने भी हैं कपड़ा उद्योग के। कौन से राज्य है देखिए कपास के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये गुजरात का राज्य है जहाँ सर्वाधिक कपास पैदा होती है इनके भागों में, और ये महाराष्ट्र के भाग हैं, और ये मध्य प्रदेश के काली मृदा वाले ट्रैप हैं जहाँ कपास पैदा होती है। ये हम देख सकते हैं इन भागों में, यानी ये भाग लगभग कपास के हैं, ये ध्यान दें। और ये जो है इसके अतिरिक्त हरियाणा और पंजाब के भागों में, राजस्थान में भी कपास पैदा होती है। ये देखिए हरियाणा है ये यहाँ पर भी, और पंजाब में भी, और यहाँ जो राजस्थान है उसके भी बहुत बड़े भागों में कपास पैदा होती है। कई क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी हैं जहाँ कपास पैदा होती है, ये ध्यान रखें। ये जो भाग हैं ये मुख्यतः कपास पैदा करने वाले क्षेत्र थे, जहाँ उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में कपास पैदा होती है, लेकिन मुख्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों का स्थान आता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें कि ये मुख्य फसलें कौन कौन सी थी। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।